सुप्रभात। आज हम लखनवी अंदाज इस कहानी के लेखक हैं यशपाल जी। सबसे पहले हम यशपाल जी का जीवन परिचय समझ लेते हैं। यशपाल जी का जन्म 1903 फिरोजपुर पंजाब में हुआ। आपकी मृत्यु 1976 में हुई थी। आपने लाहौर से बीए किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, और आप स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जेल भी गए हैं। आपकी लाहौर में बीए करते हुए मुलाकात भगत सिंह से हुई और सुखदेव से। इनसे प्रभावित होकर आपने स्वाधीनता आंदोलन में भी भाग लिया है। आप यथार्थवादी शैली के रचनाकार हैं। यथार्थवादी यानी वास्तविकता जो है समाज में, उसको अपने माध्यम बनाए हैं। आपने सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ रचनाएं मुखर की हैं। आपके कहानी संग्रह जो है, आपके जो कहानी संग्रह है वो ज्ञानदान आपका एक कहानी संग्रह है। तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता आदि, फूलों का कुर्ता आदि, ये आपके कहानी संग्रह हैं। उपन्यास जो है आपका झूठा सच, इस उपन्यास से आपको प्रसिद्धि मिली। इसमें भारत विभाजन की त्रासदी का चित्रण है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात और झूठा सच उपन्यास जो है भारत विभाजन की त्रासदी उसमें है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता ये आपकी विशेषता है। अब हम अध्याय के बारे में समझते हैं कि इस अध्याय की क्या पृष्ठभूमि है। इस अध्याय की क्या पृष्ठभूमि है वो समझते हैं। यूं तो इस यशपाल ने लखनवी अंदाज जो कहानी है व्यंग्य को साबित करने के लिए लिखा है। ये कहानी जो है व्यंग्यात्मक है, व्यंग्य को साबित करने के लिए लिखा है कि बिना तथ्य के कहानी लिखी नहीं जा सकती है। बिना तथ्य के कहानी लिखी नहीं जा सकती है, यानी कि कहानी के पीछे कोई न कोई पर्पज होना चाहिए, कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। परंतु इस कहानी को एक स्वतंत्र रचना के रूप में पढ़ा जा सकता है। इस कहानी को एक स्वतंत्र रचना के रूप में पढ़ा जा सकता है। यशपाल जी ने इस कहानी में पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, यानी कि पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के बाद राजा रजवाड़ों के अधिकार क्षेत्र जो हैं सरकार के पास चले गए। लखनऊ में नवाबों के अधिकार भी सरकार के पास चले गए और उस राज दरबारी नवाबी संस्कृति का पतन हो गया था। और उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष आपने किया है जो वास्तविकता से बेखबर, और ये पतनशील समाज जो है वास्तविकता से बेखबर है। वास्तविकता से बेखबर है ये समाज। उनको नहीं मालूम कि वास्तविकता क्या है, और ये समाज जो है बनावटी जीवन शैली का आदी हो गया है। बनावटी जीवन शैली का आदी हो गया है। आज भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बनावटी दिखावा करते हैं। एक जेब में मूंगफली, एक जेब में काजू। जब अकेले होते हैं तो मूंगफली खाते हैं, कोई आता है तो काजू पेश करते हैं, दिखावा संस्कृति।
यानी दिखावा प्रवृत्ति अधिक होती हैं। कहना न होगा कि आज के समय में ऐसी परजीवी संस्कृति को भी देखा जाता है, ऐसी परजीवी संस्कृति को भी देखा जा रहा है, अर्थात इस ऐसी बनावटी दुनिया को भी देखा जा रहा है। तो ऐसे लोगों पर ये कहानी जो है कटाक्ष करती है। ये कहानी ये कहती है कि मनुष्य को वास्तविकता में जीना चाहिए। जो मनुष्य वास्तविकता में जीवन जीता है वही जीवन में सफल होता है। अब हम इस कहानी का सारांश समझ लेते हैं कि इस कहानी का क्या सारांश है। अब हम इस कहानी का सारांश समझने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी में क्या दे रखा है, वो बताते हैं। देखिए, इसमें लेखक यशपाल जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना था। दूरी कम थी, यशपाल जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना था, दूरी कम थी। तो यशपाल जी ने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया, रेल टिकट लिया। यशपाल जी ने सेकंड क्लास का रेल टिकट लिया कि मैं आराम से जाऊंगा, ट्रेन में डिब्बा निर्जन होगा, मैं उसमें आराम से कहानी लिख सकता हूं, एक नई कहानी में लिख सकता हूं। यशपाल जी जो हैं, जब ट्रेन स्टेशन पर आ गई और जब उसमें बैठ गए तो ये डिब्बा निर्जन नहीं था, खाली नहीं था, सुनसान नहीं था, और वो एक सीट पर जाकर बैठ गए, एक बर्थ पे जाकर बैठ गए। और उसी बर्थ के सामने एक लखनऊ सफेद पोश पहना हुआ कपड़ा जो होता है, नवाबी नस्ल का आदमी, नवाबी नस्ल का आदमी जो है वहां बैठा हुआ था। यानी लखनऊ का नवाबी नस्ल का एक सज्जन व्यक्ति वहां बैठा हुआ था। कहाँ? जहां लेखक की सीट थी उसके सामने ही बैठे थे। उसके तौलिए के पास, देखिए उसके पास एक तौलिया, और तौलिए के पास दो खीरे थे, दो खीरे, ताजे चिकने दो खीरे थे। अब जो ही लेखक उस डिब्बे में गया, एक बार तो लखनऊ के नवाब सामने लेखक की तरफ रुचि नहीं दिखाई, उनके सामने नहीं देखा, और उनकी आंखों में असंतोष दिखाई दे रहा था कि ये व्यक्ति बीच में कहां से आ गया। लेखक का अनुमान सही निकला, क्योंकि नवाब साहब अकेले ही यात्रा करना चाहते थे, अकेले ही यात्रा करना चाहते थे। उनको नहीं मालूम था कि आम आदमी भी इसमें आ सकता है। लेकिन नवाब साहब ने भी आनंद लेने के लिए बचत के हिसाब से वो टिकट ले लिया होगा। एक सफेद पोश सज्जन व्यक्ति का इस तरह से ट्रेन में आना नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा। उनको संकोच हो रहा था, नवाब साहब को संकोच हो रहा था कि इसमें और मेरे में क्या अंतर है। एक सफेद सज्जन व्यक्ति मेरे सामने बैठा है, सफेद पोश सफेद कपड़े पहने हुआ, और मैं लखनऊ का नवाब हूं, और ये सामान्य व्यक्ति मेरे सामने बैठा, उनको संकोच हो रहा था। और नवाब साहब ने ये वक्त काटने के लिए, समय काटने के लिए खीरे खरीदे थे, एक समय निकल जाएगा, खीरे खा लेंगे। लेकिन उस सफेद पोश व्यक्ति के सामने, उस सज्जन व्यक्ति के सामने, यशपाल के सामने वो खीरे कैसे खाए, वो खीरे कैसे खाए। उन्हें खीरे खाने में असुविधा हो रही थी, संकोच हो रहा था। किसको संकोच हो रहा था? लखनऊ के नवाब साहब को संकोच हो रहा था खीरे खाने में। अब देखिए, नवाब
उस नवाब द्वारा लेखक को इस तरह से देखना, घूर कर देखना। किंतु कुछ समय बाद नवाब साहब ने कहा, किससे कहा? लेखक से कहा, यशपाल जी से कहा। यशपाल जी से कहा कि खीरे का शौक, आप क्या खीरा खाओगे? खीरे का शौक फरमाओगे? लेकिन लेखक ने मना कर दिया कि मैं खीरा नहीं खाऊंगा। लेखक ने मना कर दिया, क्योंकि जब लेखक डिब्बे में घुसा था तो लेखक ने उनको नमस्कार किया होगा तो उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। हो सकता है कि ये आदमी मेरे में रुचि नहीं दिखा रहा है, इसलिए लेखक ने मना कर दिया कि मैं खीरा नहीं खाऊंगा। इस तरह से एक सज्जन व्यक्ति द्वारा यशपाल जी द्वारा खीरा जो है मना कर दिया कि मैं खीरा नहीं खाऊंगा। नवाब साहब ने खीरे को नीचे रखा। नवाब साहब ने खीरे को नीचे रखा, तौलिए से इसको साफ किया, उसको धोया, उस खीरे को तौलिए से धोया, उस खीरे को साफ किया, खीरे के सिर काटे। यानी जैसे मान लो खीरा है सपोज, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग काटा, खीरे का सिर काटा, उसका छिलका उतारा, खीरे का छिलका उतार दिया और उसको छीलकर बड़े ही तरीके से खीरे की फाकों को तौलिए पर सजाया, अच्छी तरह से उसको रखा। अब चूंकि ये खीरा जो है, देखिए लखनऊ स्टेशन पर ये खीरे जो हैं, लखनऊ स्टेशन से जो ये खीरे मिलते हैं वो खीरा वाले आपको जीरा भी देंगे, नमक भी देंगे, लाल मिर्च भी देंगे। जीरा, नमक, लाल मिर्च भी देंगे ताकि आप तेल में उसको काट सको, उसके ऊपर डाल के खा सको। नवाब साहब ने खीरा काट लिया। अब नवाब साहब अमीरी दिखाने का ढोंग करे। अब नवाब साहब जो है अमीरी दिखाने का ढोंग कर रहे थे। देखिए, भूख मिट्टी की भोजन मीठा। हमेशा भोजन जो है, देखिए जब भूख लगती है तो कैसा भी रूखा सूखा भोजन हम खा लेते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो नवाब साहब जो है खीरा काट लिया, सजा लिया, उसके ऊपर जीरा नमक डाल दिया, लाल मिर्च डाल दी, नींबू डाल दिया। लेखक ने देखा, लेखक के मुंह में पानी आ रहा था। अब ट्रेन के इस सफर में लोगों की नज़र से बचने के लिए नवाब साहब अपनी असलियत पर उतर आते हैं। अब नवाब साहब जो है अपनी असलियत पर आ जाते हैं। देखिए, खीरे को काट दिया है, खीरे को सजा दिया है, नमक डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, मिर्ची डाल दी है, सब कुछ डाल दिया है। लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा है। अब नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से उस खीरे की तरफ देखा। वो खीरा खाना चाहते थे, लेकिन चूंकि एक आम व्यक्ति ने खीरा खाने से मना कर दिया था, अब वो दिखावा करते, अपनी औकात पर आते हैं कि मैं भी खीरा कैसे खाऊं। और खीरे की तरफ देखा, खिड़की की तरफ देखा और बड़ी सांस ली और खीरे की एक एक फाक को उठाया और अपने होठों तक ले गए, नाक तक ले गए, जोर से उनको सूंघा और सूंघ कर उस फाक को बाहर फेंक दिया। अपनी असलियत पर उतर आए।
देखिए, लेखक ने मना कर दिया क्योंकि उसका मैदा कमजोर था। लेखक के भी खाने की इच्छा थी, उसके मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन वो लेखक कहता है जब एक बार मना कर दिया वापस यस क्यों करूं। और नवाब साहब ने देखा कि ये आदमी नहीं खा रहा तो मैं कैसे खाऊं, मैं नवाब हूं। तो एक एक पाक को लिया और सूंघा और बाहर फेंक दिया। इस तरह से सारी फाकों को, खीरे की सारी फाकों को नवाब साहब ने सूंघ सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस तरह से नवाब साहब जो है रईसी दिखाते हैं, ढोंग करते हैं। ये एक रईसी दिखाते हैं, दिखावा करते हैं। और उन्होंने सब खीरे जो हैं बाहर फेंक दिए। और फिर खीरे बाहर फेंकने के बाद नवाब साहब ने हाथ धोए, हाथ तौलिए से साफ किए और जोर से डकार लिए जैसे उनका पेट भर गया हो। यह है रईसी तरीका। खाया नहीं, सूंघा और डकार ली जैसे उनका पेट भर गया। और अभिमान पूर्वक गुलाबी आंखों से, अभिमान पूर्वक गुलाबी आंखों से लेखक की ओर देख रहे थे, गर्व पूर्वक देख रहे थे, घमंड पूर्वक देख रहे थे। देखो ये रईसी तरीका है, हमने सारे खीरे जो है बाहर फेंक दिए हैं। ये खानदानी रईस हैं, ये खीरे का प्रयोग कैसे करते हम जानते हैं, इसी तरह करते हैं। और नवाब साहब ने ऐसे नींद ली, ऐसे लेट गए जैसे वो थक गए हो, जैसे वो खीरे खाते हुए थक गए हो। नवाब साहब ने ऐसे जो है थककर वो लेट गए। लेखक ने उनकी खानदानी शिष्टता, उनकी कोमलता, उनकी स्वच्छता के सामने सिर झुकाया। वाह भाई, क्या खानदानी लोग। लेखक ने उनकी शिष्टता के सामने सिर झुका लिया, उनकी कोमलता के सामने, उनकी स्वच्छता के सामने सिर झुका लिया। अब लेखक विचार कर रहा था। अब लेखक के मन में विचार आया, लेखक के मन में विचार आया, लेखक के मन में विचार आया कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही, खीरे की सुगंध व स्वाद की कल्पना से ही क्या पेट भर सकता है? इससे बढ़िया सूक्ष्म और बढ़िया और अमूर्त दृश्य क्या हो सकता है? क्या इस तरीके से पेट भर सकते हैं? अपने विचार मंथन में डूबे लेखक को नवाब साहब की तरह से भरपेट ऊंची डुकार सुनाई दी। लेखक को महसूस हो गया कि ये कैसा बढ़िया तरीका है। फिर नवाब साहब ने कहा, नवाब साहब ने लेटते हुए कहा, क्या कहा? खीरा लजीज होता है। खीरा कैसा होता है? लजीज होता है, लेकिन आसानी से नहीं पचता है। खीरा जो लजीज होता है लेकिन आसानी से नहीं पचता है। नवाब साहब ने क्या कहा? खीरा लजीज होता है। किसको सुनाया? लेखक को, कि खीरा लजीज होता है, आसानी से नहीं पचता है और नामुराद जो है पेट पर बोझ डाल देता है। ये नवाब साहब ने कहा था कि खीरा क्या होता है? लजीज होता है। नवाब साहब का लखनऊ अंदाज देखकर, नवाब साहब का इस तरह का अंदाज देखकर, नवाब साहब का इस तरह से अंदाज देखकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए, यानी ज्ञान रूपी आंखें खुल गई लेखक की। और लेखक ने नवाब साहब में एक चीज देखी। क्या देखी? कि यही मेरी नई कहानी के लेखक हो सकते हैं, यही मेरी नई कहानी का मुख्य पात्र हो सकता है, यही मेरी नई कहानी का मुख्य पात्र हो सकता है। लेखक ने साक्षात्कार किया, अनंत इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि खीरे की सुगंध से
तथा स्वाद स्वाद की कल्पना मात्र से ही पेट भरकर डकार आती हैं, तो बिना विचार के, तो बिना विचार बिना घटना, देखिए बिना विचार बिना घटना बिना पात्र, बिना विचार बिना घटना तथा पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी रची जा सकती है। इसलिए लेखक ने ये नई कहानी लिखी लखनवी अंदाज। इस तरह से ये कहानी जो है यही समाप्त होती है। इस कहानी में दिखावा संस्कृति पर व्यंग्य किया गया है, उस समय के सामंती समाज पर व्यंग्य किया गया है कि किस प्रकार लोग दिखावे में जीते हैं। ये कहानी हमें वास्तविकता में जीने की प्रेरणा देती है कि हमें जीवन में कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो लोग वास्तविकता से बेखबर होते हैं ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं, और लेखक ने इससे बढ़िया घटना लेखक के लिए कोई कहानी नहीं बन सकती है। लेकिन बिना विचार बिना घटना की कहानी कभी लिखी नहीं जाती है। इसमें पात्र भी जरूरी होती हैं, घटना भी जरूरी होती हैं, उस कहानी का उद्देश्य भी जरूरी होता है, उस कहानी देश काल और वातावरण उस समय का कैसा होता है ये भी जरूरी है। कहानी जो है कहानी के बिंदुओं के आधार पर ही लिखी जा सकती है। तो ये कहानी जो है दिखावा संस्कृति पर व्यंग्य करती है। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझेंगे।